हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस विद चार्ली। सभी को गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आज तो बहुत सारी वीडियोस में लेके आ गई, मतलब एक ही दिन में 2-3 वीडियो हो गई। आप लोग बोर तो नहीं हो गए? तो लेकिन मैंने ये सब प्लान कर रखा था कि मैं ऐसे ऐसे करूँगी, तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि पूरे दिन का जो शेड्यूल हो उसको मैं पूरा कर पाऊँ। तो आज का सुबह मैंने आपको बोला भी था कि हम शाम को क्वेश्चन करेंगे। टेक्सटाइल हम लोग पढ़ रहे हैं इतने दिन से, तो हम लोग टेक्सटाइल के ही क्वेश्चन करेंगे। और आपके कुछ प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। और आज ही मैंने आपका ये नया सेटअप किया, मैं आपको दिख रही होंगी। तो और मैं फ़ोन से ये वीडियो भी शूट कर रही हूँ, तो अगर प्रॉपर आई कांटेक्ट ना हो पा रहा हो तो उसके लिए आप लोग कोई वो नहीं करेंगे। फिर अगर देखेंगे, अगर ये अच्छा रहा तो ऐसे वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर जैसे हम लोग पहले कर रहे थे वैसे करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के फटाफट शुरू करते, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग के अच्छे खासे हैं। आधा घंटा तो लग ही जाएगा आपका, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते फटाफट। तो एक लाइन है आपके लिए, स्टार्ट विद व्हाट एवर यू हैव। तो देखिए, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं उन्हीं से हमें शुरुआत कर देनी चाहिए, ना कि हमें बहुत सारी चीज़ों का वेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दो ब्रांच की किताबें हैं, 2 ब्रांच के नोट्स हैं, तो आप उनसे ही अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए, ठीक है? आप वेट मत करिए कि मैं 5 ब्रांच की बुक्स ले आऊँगी, फिर उसके नोट्स बनाऊँगी, तब मैं पढ़ना शुरू करूँगी, प्रैक्टिस सेट मैं बाद में करूँगी। ये सब चीज़ें मत करिए। तो इसलिए ये सभी के लिए, पढ़ाई की ही बात नहीं है। जो भी चीज़ें हैं कोशिश करिए कि उसी में आप अपनी चीज़ों को कर पाइए, क्रिएटिव बनिए, है ना? क्योंकि क्रिएटिविटी ऐसी होती है ना कि वो आपको सभी सिचुएशन में आप मैनेज कर लेंगे। कोई भी चीज़ आपके पास रहेगी, वो हर चीज़ आप मैनेज कर लेंगे अपनी। तो क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ है ना कि कम रिसोर्सेज में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। हाँ, पहला क्वेश्चन है आपका, धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड्स के रूप में जाना जाता है। तो ये किसके रूप में जाना जाता है? आपका हैक के रूप में, ठीक है? और 1 हैक जो आपका है, जैसे मान लीजिए 1 हैक इज इक्वल टू आपका 840। अगर 2 हैक है तो आपका हो जाएगा 1680, ठीक है? ये आपका टीजीटी 2019 का क्वेश्चन है। फिर आपका नेक्स्ट है, सूत से बुना प्लेन रेशा है, शिफॉन, क्रीप, कैलिको, जॉर्जेट। तो आपका जो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका, ये कैलिको जो आपका है वो आपका सूत से बुना प्लेन रेशा है। फिर नेक्स्ट है, नमदा धागे से नहीं बनता बल्कि डैश से बनता है। ढीले रेशे जो आपका नमदा होता है किससे बनता है? वो ढीले रेशे से, फीते से, साटिन से या संजाव से? तो किससे बनता है आपका? वो ढीले रेशों से आपका नमदा बनाया जाता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है, ट्रिल बुनाई रेशे का उदाहरण है, मलमल है, स्पोर्ट्स कोट है, चादर है, खाकी है। तो इसका बुनाई का जो रेशे का उदाहरण क्या है? आपका खाकी है। नेक्स्ट है, किस टाके का प्रयोग बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है? हेरिंग बोन, रॉप टाका, बुलन टाका, फैगोटिन टाका। तो जो आपका हेरिंग बोन है उसको हम लोग क्या करते हैं? हेरिंग टाके से आप जो है बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, कपड़ों में ट्विल बुनाई से डैश का प्रभाव दिखता है, खड़ी रेखा, पड़ी रेखा या तिरछी रेखा या फिर आड़ी तिरछी रेखा। तो आपकी ट्विल बुनाई सभी को पता है कि तिरछी रेखा दिखती है उसमें, इस तरीके से। फिर आपका नेक्स्ट है, कपड़ा बनाने की विधि को कहते हैं बुनाई कहते हैं, कताई कहते हैं, कार्डिंग कहते हैं, कॉम्बिंग कहते हैं। तो सभी को पता है कपड़ा बनाने की विधि को हम लोग बुनाई कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, वर्स्टेड वस्त्र तैयार किए जाते हैं छोटे ऊनी रेशों से, लंबे ऊनी रेशों से, या फिर छोटे कपास के रेशों से, या लंबे कपास के रेशों से। तो जो आपके लंबे ऊनी रेशे होते हैं उनसे आपके वर्स्टेड वस्त्र तैयार किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, बास्केट बुनाई निम्न बुनाई का प्रकार है, साधारण बुनाई, ट्विल बुनाई, सैटिन बुनाई, लिनो बुनाई। तो बास्केट बुनाई किसका प्रकार है? आपका साधारण बुनाई का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेनिम बनाने हेतु यह वीव अपनाई जाती है, प्लेन वीव या फिर आपकी ट्विल या सैटिन या फाइल। तो आपकी डेनिम बनाने के लिए क्या बनाया जाता है? ट्विल बुनाई। फिर नेक्स्ट है हमारा, साधारण बुना हुआ वस्त्र जिसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर होती है कहलाता है मिश्रित वस्त्र, कैलिको, पुनर्वलित वस्त्र या फिर कैम्ब्रिक। तो ये जो आपका 120 सेंटीमीटर वाली बात है, ये आपका कैलिको होता है, वो आपका 120 सेंटीमीटर होता है। फिर नेक्स्ट है, ग्रेनाइट बुनाई भी कहा जाता है, मतलब ग्रेनाइट बुनाई किसको, कौन सी और बुनाई जिसको ग्रेनाइट बुनाई भी कहा जाता है? पाइल बुनाई, हनीकॉम बुनाई, लिनो बुनाई या क्रेप बुनाई। तो जो आपकी क्रेप बुनाई होती है उसको हम लोग ग्रेनाइट बुनाई भी कहते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार की बुनाई में ज्यामितीय डिजाइन सतह पर बनती है? डॉबी बुनाई, जकार्ड बुनाई, बास्केट बुनाई, ट्विल बुनाई। तो जो आपकी डॉबी बुनाई होती है वहां पर आपके ज्योमेट्रिकल जो है डिजाइन होती हैं, यानी कि ज्यामितीय नमूने। फिर नेक्स्ट है, सिलाई की बजाय कपड़े की विभिन्न परतों को पकड़ने के लिए प्रयुक्त टांके कहलाते हैं कच्चा बखिया, खच्चा बखिया, या स्लिप कच्चा बखिया या पिन कच्चा बखिया। तो जो आपका ये तिरछा कच्चा बखिया होता है उसको हम लोग कपड़े की कई परत को मतलब एक साथ टक करने के लिए यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, तुकामों की श्रृंखला जो एक रेशे में क्षैतिज रूप से पिरोई जाती है कहलाती है। क्षैतिज का मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो। तो यहाँ पर तय होगा, बद्धी होगा, या ताना होगा, या बाना होगा। तो आपके हॉरिजॉन्टल मतलब कि इस तरीके से आड़ी रेखा बनती है जो, तो वो बाना में आपके किया जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कपड़ा, तंतु या रेशा या बुनाई या वयन के लिए योग्य द्रव्य, इनके लिए डैश, यह व्यापक नेम है। ये आपका डीएसएसबी का क्वेश्चन है, और इसमें इन्होंने जो सही आंसर माना है उसको क्या माना? तागा को माना। किसको माना है? तागा, ठीक है?
इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टैटिंग, एक प्रकार की क्या है, ब्रेडिंग है, बुनाई है, फेल्टिंग है, निटिंग है, तो ये आपकी ब्रेडिंग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्रेन का अर्थ है कपड़े में तंतु की दिशा, या कपड़े में धागे की दिशा, कपड़े में किनारी की दिशा, या कपड़े का क्षेत्रफल। तो ग्रेन का अर्थ होता है आपका कपड़े में धागे की दिशा। फिर नेक्स्ट है हमारा धागा का मलमल का निर्माण होता है, एक सेकेंड, ढाका के मलमल का निर्माण किससे होता है, सूती रेशे, ऊनी रेशे, कृत्रिम रेशे, रेशमी रेशे। ये भी आपका टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, तो सूती रेशों से होता है ढाका का मलमल का निर्माण। फिर हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महीन ऊनी सूत के प्रयोग का बुना हुआ कपड़ा है, जड़त है, इंटरनशिया है, या शकेर है, या जेफर है। ये आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, इसमें आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा जेफर। फिर नेक्स्ट है टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है, जो आपका टेबल लिनन होता है उसमें कौन सी बुनाई होती है, ये भी आपका टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। प्लेन बुनाई होती है, रिब बुनाई होती है, ट्विल बुनाई होती है, या बास्केट बुनाई होती है। तो टेबल लिनन में आपको कौन सी बुनाई होती है, ट्विल बुनाई। नेक्स्ट है उल्टा टाका को कहते हैं पर्ल टाका, मिस टाका, टक टाका, जर्सी टाका। तो उल्टा टाका जो आपका है उसको पर्ल टाके को भी आपके उल्टा टाका बोलते हैं। नेक्स्ट है जब फ्लो वार्प यार्न से बनता है तो कहलाता है सैटिन बुनाई, रिब बुनाई, या फिर ए और बी दोनों। तो जब फ्लो जो आपका वार्प होता है वो वार्प यार्न से बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं किस, क्या, सैटिन बुनाई। वार्प का मतलब यहाँ पर क्या है कि बाने वाले धागे से जब बनता है तो उसको हम लोग सैटिन बुनाई बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी वस्त्र बनाने की विधि प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है, ब्रेड विधि, नमदा विधि, बुनाई विधि, निटिंग विधि। आपसे ये पूछ रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से जो मतलब तंतु होते हैं उनको डायरेक्ट जमा दिया जाता है, तो ऐसी विधि से कौन सा कपड़ा बनता है, तो क्या बनता है, तो आपका नमदा बनता है। नमदा से क्या करते हैं, सीधे सीधे रेशों को ही गर्म, मतलब आप कह सकते हो उस पर कई सारे कुछ केमिकल्स डाल के या फिर उन पर काफ़ी दबाव डाल करके कपड़े को जमा दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नमदा। फिर आपका नेक्स्ट है भार प्रति इकाई लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है, धागे की संख्या, धागे की दृढ़ता, धागे के घुमाव, या धागे की एक समानता। तो ये क्या इंगित करता है, जो आपकी धागे की संख्या इंगित करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या होती है, तो कितनी संख्या होती है आपकी, 0.3 ऐंठन प्रति इंच, या फिर 3 to 7 प्रति इंच, या आपका 7 to 12 ऐंठन प्रति इंच, या फिर आपका 12 to 15। तो इसमें जो आपका अधिक ऐंठन, जो सबसे अधिक ऐंठन युक्त धागा होता है वो आपका है 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच। नेक्स्ट है कपड़े की सेल्वेज वस्त्र की चौड़ाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए, वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए, या वस्त्र की डिजाइन अनुसार लाइन में होना चाहिए, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो आपकी कपड़े की सेल्वेज यानी कि किनारी होती है उसमें वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है मानव निर्मित रेशों में, कपास व लिनन में, प्रोटीन रेशों में, या फिर आपका इलास्टोमेरिक रेशों में। तो जो आपके प्रोटीन रेशे होते हैं उनमें आपका क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिक मात्रा में, मतलब अधिकांशतः पाया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से किस पर फफूंद व कीड़ों का सबसे कम असर होता है, वेजिटेबल रेशे, जंतु निर्मित रेशे, रीजेनरेटेड रेशे, या आपका सिंथेटिक रेशे। तो ये बात तो सबको पता है कि जो आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं उस पर फफूंद और कीड़ों का बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। फिर नेक्स्ट है यह कपड़ा सीधे तंतुओं से बनाया जाता है, तो आपका टफ्टेड है, लेमिनेटेड कपड़ा है, ब्रेडेड है, या आपका फेल्ट कपड़ा है। तो ये जो सीधे तंतुओं से बनाया जाता है इसको हम लोग फेल्टिंग बोलते हैं। कौन सा कपड़ा, फेल्टिंग विधि। फिर फिर है धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें कहते हैं ताना कहते हैं, बाना कहते हैं, कता कहते हैं, उत्सूत कहते हैं। जो धागे आपके सेल्वेज यानी कि किनारी के समकक्ष रखे जाते हैं उसको बोलते हैं ताना। क्या बोलते हैं, ताना। फिर आपका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है, सलाई से बुनाई, ड्राफ्टिंग, बिनाई, या फिर कटाई। तो बिनाई जैसा कोई वर्ड हम लोग टेक्सटाइल में नहीं पढ़ते बल्कि बुनाई पढ़ते हैं, तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो बिनाई हो जाएगा हमारा। फिर आपसे कार्डिंग पूछ रहा है, रेशों से धागा बनाया जाता है, मतलब कार्डिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, तो कार्डिंग के द्वारा रेशों से धागा बनाया जाता है, या फिर आपका रेशो को गट्ठर में बांधा जाता है, रेशो को सुलझाया जाता है, या फिर रेशो को साफ किया जाता है। तो क्या किया जाता है, इसमें रेशो को साफ किया जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इंटरलैकिंग धागों के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार डैश का नाम रखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो तानों बानों में आपस में प्रणाली या डिजाइन के अनुसार किसका नाम रखा जाता है, धागे का, रेशे का, वस्त्र का, या बुनाई का। तो ये सब जो होता है डिजाइन और प्रणाली के अनुसार पे जो है बुनाई का नाम रखा जाता है कि इस बुनाई का ये नाम होगा, ठीक है। फिर आपका है, अब आपके इसमें देखिए निशान लगे हुए हैं तो फटाफट में बस खाली ऑप्शन पढ़ूंगी जो इसमें करेक्ट है। सबसे अधिक प्रत्यास्थता पाई जाती है, यहाँ पर आपसे इलास्टिसिटी की बात हो रही है, और क्या होगा इसमें, ऊन के रेशों में। आपके ऊन के रेशों में रेजिलेंसी और इलास्टिसिटी दोनों पाई जाती है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा, हल्का, आकर्षक व सुंदर रेशा होता है, तो कौन सा होता है, रेशम का होता है, निशान ऑलरेडी लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका जो मतलब रेशों के पहचान में परीक्षण किया जाता है, परीक्षण करते हैं ना हम लोग रेशम का, मतलब रेशों का, तो उसमें सबसे अधिक ज़्यादा विश्वसनीय कौन सा है, तो सूक्ष्मदर्शी वाला जो होता है आपका टेस्ट वो बहुत विश्वसनीय माना जाता है।
नेक्स्ट है सभी प्राकृतिक वर्ग के रेशों में सर्वाधिक मजबूत रेशा होता है, तो जो आपका होता है सबसे मजबूत कौन सा है, रेशम यानी कि आपका सिल्क। फिर नेक्स्ट है कपास के रेशे देखने में कैसे दिखते हैं, भद्दा दिखता है, इसके बाद सख्त यानी थोड़ा रफ होता है, खुरदुरा यानी कि थोड़ा सा उसका टेक्सचर कैसा होता है, वही रफ होता है टेक्सचर आप कह सकते हो, और सख्त मतलब कि कड़ा होता है थोड़ा, और फुज्जीदार दिखता है। ठीक है, तो आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर है कपास के रेशे ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, इसीलिए बिल्कुल देखिए गर्मी में पहनते ही हैं। फिर नेक्स्ट है रेशम के वस्त्र पर क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको मैंने बताया था कि जितने भी आपके प्रोटीन फाइबर होते हैं उन पे अगर आप एल्कलाइन का यूज़ करेंगे तो वो खराब हो जाएगा, और जितने भी आपके सेलुलोजिक फाइबर अगर उन पे आप अम्ल का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर रेशम के ऊपर आप बहुत ज़्यादा क्षार का यूज़ कर रहे हैं तो धीरे धीरे रेशम क्या होगा, कपड़ा खराब हो जाएगा और उसके रंग भी खराब हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अम्ल के प्रभाव से कपास के रेशे देखिए पहले रंगीन हो जाते हैं, फिर बाद में घुल जाते हैं, मतलब कि बाद में फिर धीरे धीरे डैमेज होने लग जाते हैं। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर है आपका कपास। ठीक है, कपास के जलने पर कैसी गंध आती है, तो कागज के जलने जैसी गंध आती है तथा राख धूसर रंग की हल्की व फुरफुरी होती है, कागज टाइप की। ठीक है, इसको हम लोगों ने नोट्स में किया भी था। फिर नेक्स्ट है ऊन के रेशों में सिलवट शीघ्रता से पड़ती है, शीघ्रता से नहीं पड़ती है, या फिर देरी से पड़ती है, या इन्हें हटाने के लिए इस्त्री करना होता है, बिल्कुल नहीं पड़ती। बिल्कुल सही बात है, आपका जो ऊनी वस्त्र होता है वो कहाँ से कुड़ता है, अगर आपने उसको दबा के रख भी दिया है या थोड़ा सा सिकुड़ भी गया तो पहनने के बाद वो फिर से अच्छा हो जाता है। कारण क्या है सलवट ना पड़ने का, क्योंकि उसमें प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता आपकी दोनों पाई जाती है, अच्छी मात्रा में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है रेशे तोड़ परीक्षण में रेयॉन के टूटे हुए सिरे, जो आपका तंतु तोड़ परीक्षण होता है, मतलब तंतुओं को तोड़ा जाता है, फिर उनका टेस्ट किया जाता है कि वो जब उनको खींच करके तोड़ा गया तो वो दिखने में कैसे लग रहे हैं। वही आपसे पूछ रहा है कि जब रेशों को तोड़ा जाता है, मतलब कि रेयॉन का रेशा आप लें और उसको तोड़ दें तो तोड़ने के बाद उनका रेशम कैसा दिखेगा, तो इसमें आपका क्या कैसा दिखेगा, पेड़ की डालियों से निकली हुई अन्य शाखाओं के समान दिखाई देता है आपका रेयॉन। ठीक है, फिर है रेयॉन का रेशा क्या होता है, सूखी अवस्था में अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, गीली अवस्था में ये बेचारा कमजोर पड़ जाता है। फिर है आपका नमी परीक्षण किया जाता है, तो लिनन और सूती पर किया जाता है, क्योंकि आपके ये अच्छे से सेलुलोजिक फाइबर है और इनमें वाटर एब्जॉर्बेंसी अच्छी होती है, तो नमी परीक्षण इन पे किया जाता है। नेक्स्ट है कपास के रेशे को कहा जाता है, सभी को पता है बीज वाले रेशे कहते हैं। पिना आपका कहाँ से प्राप्त किया जाता है, अनानास की जो पत्तियां होती हैं, आप जूस पीने जाते होंगे तो अनानास देखते होंगे ना, तो उनकी जो पत्तियां उनसे भी फाइबर बनाया जाता है। फिर है एस्बेस्टॉस कहाँ से पाया जाता है, सभी को पता है चट्टानों से पाया जाता है। रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है किससे, रेशम के कीड़े से, और कीड़े का नाम क्या है वो आप जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अब मुझे दिखा तो मैं आपको सामने से इसलिए दिखा देती हूँ जिससे आपको लगे कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ बस। फिर जूट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, बांग्लादेश में होता है, सभी को पता है। फिर है कोयर आपका प्राप्त किया जाता है, कोयर मतलब क्या है आपका जो नारियल का छाल होती है उसको हम लोग कोयर बोलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है वनस्पति संबंधी रेशों का निर्माण डैश माध्यम से होता है, तो कपास का पौधा होता है कितना ऊंचा होता है, 3 से 4 फुट, हम लोगों ने नोट्स में ये सब पढ़ा हुआ है। फिर है किस पौधे की ऊंचाई 40 से 60 इंच तक होती है, तो आपके जूट का पौधा है, लिनन का पौधा है, तो जो लिनन का पौधा है आपका वो आपका 40 to 60 इंच तक की उसकी लंबाई होती है। नाइट्रोसेल्यूलोज संबंधी रेयॉन का निर्माण किस सन में हुआ आपका, 1884 में। ठीक, और नाइट्रोसेल्यूलोज का निर्माण किसने मतलब नाइट्रोसेल्यूलोज पदार्थ किसने बनाया था, आपके जो जॉर्ज एडम्स थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सक्शन वॉशर से धुलाई की जाती है क्या करके, दबाव डालकर, घर्षण द्वारा, घूतना और निचोड़ना, या उपयुक्त सभी। तो सक्शन वॉशर से क्या होता है, मोटे और भारी जो कपड़े होते हैं आपके वो धुले जाते हैं, क्या डाल करके, दबाव डाल करके। फिर है हाथों से हल्का दबाव डालकर वस्त्र की धुलाई की जाती है, चूसर द्वारा, घर्षण द्वारा, घूतना और निचोड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो हल्के हाथ से अगर आप दबाव डाल के कर रहे हैं धुलाई वस्त्र की तो उसको हम लोग बोलते हैं गूंथना एवं निचोड़ना। फिर है नम करना, यानी कि डैम्पिंग आवश्यक होती है सूती और लिनन वस्त्रों में, रेशमी और ऊनी वस्त्रों में, या फिर आपका रेयॉन वस्त्रों को, या ताप सुनम वस्त्रों को। तो जो आपके नम करने की आवश्यकता होती है वो किसकी होती है, सूती और लिनन वस्त्रों को नम करके तब उनको धुलने की जरूरत होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देखने में सुंदर और आकर्षक, पहनने पर खिलना तथा पहनावे के अन्य रंगों के साथ मैच होना, उचित ढंग लगना आदि है वस्त्रों के चयन के कारक, वस्त्रों को बनाने के कारक, वस्त्रों को साफ करने के कारक, या उन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कैसा लगना है, पहनने पे सुंदर भी दिखे, आकर्षक भी दिखे, रंगों के साथ मैच भी हो, आपके ऊपर अच्छा भी लगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हम क्या करते हैं, वस्त्र के चयन के कारक। जब आप वस्त्र का चयन करते हैं तब हम ये सारी चीजें नोट करते हैं। फिर नेक्स्ट है वस्त्र को खरीदते समय निम्न में से क्या ध्यान में रखना चाहिए, वस्त्र देखने में सुंदर व आकर्षक हो, जो वस्त्र आसानी से धोया व इस्त्री किया जा सके, वस्त्र का वजन और रचना कैसी है, या फिर आपके वस्त्र के मौसम के अनुसार अनुकूलता। तो जब हम वस्त्र खरीदते हैं तो हमें ये सारी चीजें देखनी चाहिए, तो हम डी आंसर के साथ जाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में जल अवरोधक वस्त्र बनाने में प्रयुक्त किया जाता है क्षारीय घोल, एल्युमिनियम साबुन का घोल, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का घोल, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो वर्तमान समय में जो किया जा रहा है आपका जल अवरोधक पदार्थ जो बनाया जाता है वो किससे, एल्युमिनियम साबुन का घोल चढ़ा दिया जाता है उस पर, तो उससे क्या होता है पानी वस्त्र के अंदर नहीं आ पाता है। फिर अब यहाँ पे थोड़ा सा मैचिंग वाले क्वेश्चन है आपके, फटाफट कर लेते हैं। तो क्षारीय प्रभाव, तो क्षारीय प्रभाव मतलब कि एल्कलाइन का प्रभाव किस पे नहीं पड़ता है, जो आपका सूती वस्त्र है उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आपका रंग का प्रभाव, तो जो आपका रंग का प्रभाव होता है वो ऊन और रेशम में ज़्यादा पाया जाता है। विरंजन का प्रभाव जो होता है, एक सेकेंड, हाँ, विरंजन का प्रभाव जो होता है वो सफ़ेद सूत पर। और फिर जीवाणु का प्रभाव, आई थिंक मैंने गलत मैच कर दिया है, 1 सेकेंड, इसको हम लोग हटाते हैं। हाँ, तो इसको हम लोग देखते हैं फिर से। ये हाँ क्या था आपका, क्षारीय प्रभाव जो होता है वो देखिए सूती तंतुओं पर उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, मतलब एल्कलाइन जो होता है। फिर रंग का प्रभाव आपका ऊन और रेशम ही जाएगा, क्योंकि जो ऊन और रेशम होता है आपका उस पर क्या होता है, रंग का प्रभाव अच्छा पड़ता है, क्योंकि उनमें जो आपका रेशम होता है उनके रंगों के प्रति उनकी सादृश्यता अच्छी होती है। फिर है आपका विरंजन का प्रभाव, जो विरंजन मतलब कर दिया जाता है, जैसे आपका मॉइस्चराइजेशन होता है तो उसको सफ़ेद सूत पे कर दिया जाता है, एक तरह का विरंजन ही है वो, तो इस वजह से सफ़ेद सूत आपका बिल्कुल वाइट हो जाता है। फिर जीवाणु का प्रभाव, तो जीवाणु का प्रभाव आपके सूती वस्त्र पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कि जो सूती वस्त्र होते हैं हमारे उसमें कीड़े नहीं लगते, बल्कि उसमें क्या लगती है, फफूंद लगती हैं। तो ये आप अच्छे से मैच कर लीजिए अपना। फिर दूसरा है आपका मृत ऊन किसे कहा जाता है, डेड वूल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या कहते हैं कि विभिन्न जलवायु में निवास करने वाली भेड़ों से प्राप्त ऊन, यह ऊन अपने आप मरने वाली या दुर्घटनावश मरने वाली भेड़ों से प्राप्त की जाती है। पहली कटाई के बाद दोबारा प्राप्त ऊन, या फिर आपका ऊन के बदरंग कटे फटे टुकड़ों या बचे हुए खराब ऊन। इसमें देखिए जो आपका मृत ऊन किसे कहा जाता है, जो अपने आप से मर जाए या फिर दुर्घटनावश जो भेड़ें मर जाती हैं आपकी, उनसे काट करके उनके बालों का ऊन बना लिया जाता है। इसके बाद जो आपका विभिन्न जलवायु में निवास करने वाली भेड़ों से प्राप्त ऊन होता है उसको हम लोग टैगलॉक वूल बोलते हैं। आपको हाँ ठीक है, टैगलॉक वूल बोलते हैं। फिर आपका पहली कटाई के बाद, यानी कि ये वाला जो है, पहली कटाई के बाद जो दोबारा ऊन प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विदर वूल बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था क्वेश्चन, और मैंने कोशिश करी कि मैं फटाफट, देखिए 17 मिनट में हम लोगों ने कर लिया है। अब कल हम लोग कोशिश करेंगे नायलॉन करें, या फिर मे बी कल हो सकता क्लास ना हो पाए, क्योंकि कल थोड़ी सी व्यस्तता रहेगी मेरी, मुझे थोड़ा बाहर जाना कहीं, तो इस वजह से कल में भी अगर क्लास आपको मिले तो शाम तक मिलेगी, मॉर्निंग में शायद ना मिल पाए, ठीक है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं मॉर्निंग में ही अपलोड कर दूं। तो चलिए आप लोग देखना, बताना वीडियो कैसे लगी, क्वेश्चन कैसे लगे। अगर कोई भी आंसर गलत हो या मैंने गलती से फ्लो में गलत बताया हो, आप लोग उसको करेक्ट जरूर करना, मैसेज मतलब कमेंट में बताना, उसको फिर से तुरंत सुधार किया जाएगा उसमें। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग ध्यान रखिए और पढ़ाई ज़रूर करते रहिए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, जो भी नोट्स हैं, जो भी किताबें हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनसे अपना काम शुरू कीजिए, ठीक है, और अपना काम शुरू करके थोड़ा थोड़ा ही करिए। जब आप थोड़ा थोड़ा ही करते जाएंगे ना, एक एक दिन आप और अपनी चीज़ों के, अपनी जो भी आपका गोल है उसके आप और करीब पहुँचते जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखा करिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही करके बहुत हो जाता है, ये बात बिल्कुल सच है। तो चलिए अब वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। आप लोग बताना वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। सभी को गुड नाइट और अपना ध्यान रखिए। सभी को फिर से हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन।